हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। अभी ऑनलाइन क्लासेस में अपन सब पढ़ ही रहे हैं घर पर, तो उसी क्रम में अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं बच्चों, और अपन जो अपनी साइंस फैकल्टी है उसी में अपना सब्जेक्ट जो केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान है, उसके सिलेबस को अपन ने शुरू कर दिया है। वैसे तो पहले के जो वीडियोस आप देख रहे थे उनमें हमने जनरल कॉन्सेप्ट बताया था, जैसे आवर्त सारणी है, परमाणु भार है ना, परमाणु द्रव्यमान है, इनको किस तरह से निकाला जाता है, आणविक द्रव्यमान है, इन सबको डिस्कस किया था। लेकिन पीछे जो आपको लास्ट जो वीडियो दिया गया था उसमें हमने सिलेबस को डिस्कस किया था और सिलेबस को शुरू कर दिया गया था। तो अभी उसी क्रम में अपन थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। जो पीछे का अपना टॉपिक था उसके अंदर अपन ने द्रव्य के गुणधर्म और उनके मापन को रीड किया था। गुणधर्म में रासायनिक गुणधर्म, उनके भौतिक गुणधर्मों को रीड किया, और उसके बाद अपन ने उनके मापन को, जैसे अपन किस यूनिट से किसी भी आयतन को, द्रव्यमान को अपन रीड कर सकते हैं, ये सब भी पढ़ लिया था। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको अपन आसानी से समझ सकते हैं। उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि कोई भी द्रव्यमान और जो भार होता है वस्तु का, उसमें क्या फर्क होता है। तो आपने देखा कि द्रव्यमान और जो भार होते हैं, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, चाहे स्थिति कैसी भी हो, लेकिन भार स्थिति के अनुसार बदल जाता है, उसको डिस्कस किया। फिर अपन ने कहा कि मापन में अनिश्चितता क्या होती है, तो मापन में भी अनिश्चितता को रीड किया था। अनिश्चितता मतलब किसी भी समय में कोई भी वस्तु का यदि आप मापन करते हैं तो वो सही होगा, इसका कोई कंफर्मेशन अपने पास नहीं है, यानी कि कुछ न कुछ त्रुटियां तो बेटा रही जाती है। तो उसके बाद अपन आज अपना नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। हम यही आशा करते हैं कि पीछे के वीडियोस आपने जो पढ़े हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आते हैं, किसी भी टॉपिक में डाउट है बेटा, तो आप पर्सनली उस कमेंट में लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं। अब अपन चलते हैं आगे, अपना आज का वीडियो डिस्कस कर रहे हैं, अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं। सॉरी, वैज्ञानिक संकेतन का सार्थक अंक जो आज के प्रकरण में लिखा गया है, तो अपन शुरू कर रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले है आपका वैज्ञानिक संकेतन। ये क्या होता है? वैज्ञानिक संकेतन। वैज्ञानिक संकेतन से क्या तात्पर्य है? एक्चुअली कोई भी अपन रसायन विज्ञान में जब भी अपन किसी भी पदार्थ का भार ज्ञात करते हैं तो उसके अंदर जो परमाणु और अणुओं की संख्या होती है वो बहुत ही कम होती है, यानी कि उनका जो भार होता है वो बहुत ही कम होता है, यानी इतना कम होता है कि अपने को जब उसको मापन किया जाता है तो उसकी वैल्यू बहुत सारे जीरो के साथ, यानी शून्य के साथ प्राप्त होती है। तो डिजिट को बहुत ज्यादा, जो डिजिट अपन शून्य में लिख रहे हैं उनको एक नई पद्धति में जोड़कर आसानी से हम कैसे देख सकते हैं, तो उसके लिए लिखा गया क्या? वैज्ञानिक संकेतन एक पद्धति आई, जिसे अपन कहते हैं कि किसी भी बड़ी से बड़ी वैल्यू या छोटी से छोटी वैल्यू को घातांक के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो वैज्ञानिकों ने इस जब पद्धति को दिया तो एक फॉर्मूला दिया, कैपिटल N गुणा 10 की घात स्मॉल n। जो n है वो यहाँ पर चर घातांक है, चर घातांक है। इसकी वैल्यू जो होती है बेटा 1.000 से लेकर 9.999 से कुछ भी इनके बीच ही होगी, यानी कि 1 डिजिट में होगी, 2 डिजिट में नहीं होगी। किसकी वैल्यू? कैपिटल N की वैल्यू हमेशा 1 डिजिट ही होगी। जैसे अपन कहते हैं कि हाइड्रोजन जो है आपका 2 ग्राम लिया गया, तो इसके अंदर परमाणुओं की संख्या आप देखें 6620000 काफी आ जाता है, यानी 10 की घात 34 लाइक आ जाता है। तो इनको 34 को जब अपन व्यक्त कर रहे हैं तो इनको इतने जीरो को अपन कैसे लिखेंगे? तो हम इस रूप में लिख सकते हैं। ऐसे ही अपने पास कई सारी वैल्यूज हैं जिन्हें अपन छोटा करके लिख सकते हैं। लाइक अपने पास जो वैल्यू आई है 2590000, तो इस वैल्यू को यदि आपको वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करना है तो आप कैसे व्यक्त करेंगे? तो अपन व्यक्त करेंगे बेटा
n की वैल्यू 1 to 9 एक ही डिजिट हो सकती है, 1 to 9 मतलब 2 उनके बीच में आता है, तो 2 के बाद में क्या लगाना है, पॉइंट। अब अपन देखते हैं कि इसमें पॉइंट को अपन क्या कर रहे हैं कि इस वैल्यू के अंदर अपने पास कोई वैल्यू इस तरह से लिखी गई है 0 पॉइंट, तो अपन इसको इस तरह से बढ़ा रहे हैं आगे। तो आगे जब भी आप बढ़ाएंगे तो अपन इसको लिखेंगे 2.59 गुणा 10 की घात कितनी बेटा, 1 2 3 4 5 और 6, कितनी लिख देते हैं 2 की घात 10 की घात 6। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को लिख सकते हैं। हमेशा ध्यान करें, यदि पॉइंट को आगे की तरफ ला रहे हैं यानी बढ़ता हुआ यदि आप बता रहे हैं तो उस समय वैल्यू हमेशा क्या लगती है, किस रूप में व्यक्त होती है, धनात्मक रूप में। यदि आप पॉइंट को जैसे अपने पास लिखा हुआ है, क्या अपने पास लिखा हुआ है 0.0000692, तो इसको यदि आपको वैज्ञानिक संकेतन में देना है तो पॉइंट को आप क्या कर रहे हैं बेटा, पीछे लेके जा रहे हैं, यानी जो चीजें पीछे आती है ऋणात्मक चलती है तो उनके ऊपर निशान भी क्या आते हैं बेटा, ऋणात्मक। यानी कि पॉइंट को यदि आगे बढ़ाया जा रहा है तो जो घातांक है वो प्लस में, और वहीं पे यदि पॉइंट को अपन क्या कर रहे हैं बेटा, पीछे की ओर ला रहे हैं तो घातांक कैसे लगेगा, माइनस में प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर अपने पास वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 6.92 गुणा 10 की पावर माइनस 1 2 3 4 5 लिख दिया, लिख दी जाती है। तो इस प्रकार से अपन किसी भी वैल्यू को व्यक्त कर सकते हैं। तो इस तरह से इन वैल्यूज को अपन को क्या करना चाहिए, वैज्ञानिक संकेतन में लिखने से ये क्या हो जाती है, वैल्यूज आसान हो जाती है। तो वैज्ञानिक संकेतन इसीलिए काम में लिया जाता है कि कोई भी वैल्यू अपने पास हो तो अपन उसे आसानी से रीड कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि जो वैज्ञानिक संकेतन है उसी में ही वैज्ञानिक संकेतन में जो संख्या होती है उन संख्या में क्या बेटा, गुणा भी होते हैं और भाग भी होते हैं और जोड़ भी होती है और बाकी यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन चारों प्रकार इसके अंदर पाए जाते हैं। लाइक 2.87 इंटू 10 की पावर 6, ये इस वैल्यू को गुणा करना है किसके साथ, 8.56 गुणा 10 की घात 7। तो इन वैल्यूज को अपन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लिखेंगे 2.87 इंटू 8.76। जब भी गुणा हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, गुणा 10 की पावर कितनी बेटा, 6 प्लस 7। इस तरह से इसका कैलकुलेशन किया जाता है। यही वैल्यू यदि भाग में दी जाए, यहाँ पर गुणा की निशान क्या निशान लग जाए, भाग, तो अपन 2.87 बटा 8.76 इंटू 10 की घात ऊपर कितना था 6 और यहाँ वाला जो 10 की घात कितना है आपके पास 7, वो ऊपर चला जाएगा और क्या बन जाएगा, माइनस के 7। तो इस तरह से डिवाइडेशन में भी इसको काम में लिया जा सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान करेंगे, जब भी अपन कोई गुणा भाग करते हैं बेटा, अपन इन चीजों को गुणा जब करते हैं तो याद रखिएगा कि बच्चों के कैलकुलेशन में केवल घातें ही क्लियर नहीं होती है, बाकी तो वो कैलकुलेट कर लेता है, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आता कि इसमें जो घात लगी है उसका क्या करें। तो जब भी गुणा में हो तो घातें आपस में जुड़ जाती है और वहीं पर यदि भाग में हो तो घातें आपस में घट जाती है। कोशिश करें कि जो आपका आधार है वो हमेशा क्या रहना चाहिए, एक होना चाहिए। आधार यदि समान है तभी ये चीजें संभव है। यदि आधार समान नहीं है तो उस समय अपन ना तो उनको घटा सकते हैं ना ही उनको अपन जोड़ सकते हैं। तो ध्यान रखें, कुछ मैथमेटिकली चीजें होती है जो फिक्स होती हैं, जिन्हें अपने को पता होना ही चाहिए। तो इन चीजों को इस तरह से ज्ञात किया जा सकता है। तो ध्यान करेंगे कि ये अपने वैज्ञानिक संकेतन में गुणा, भाग और जोड़ बाकी भी इस तरह से की जा सकती है। तो सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट जो है अपना पास फॉर्मूला है n गुणा 10 की घात n। अब आगे चलते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं जो क्या है आपका सार्थक अंक। सार्थक अंक क्या है और इन्हें किस तरह से ज्ञात किया जा सकता है। सार्थक अंक जब भी बेटा आप ज्ञात करते हैं तो इसके कुछ नियम है, अपने को वो नियम पता होने चाहिए, तभी जाके अपन उस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं। सार्थक का अंक जब भी आप लिखें तो अपने पास ये क्वेश्चन जरूर आता है कि दी गई संख्या में सार्थक अंक बताइए। मैं कुछ संख्याएं लिख रही हूं, उसके बाद आपको नियम समझाऊंगी। जैसे अपने पास लिखा हुआ है 296
2 कोमा 0.0632, फिर लिखा हुआ है आपके पास 1.061, फिर लिखा हुआ है आपके पास 2.0203 और एक लिखा हुआ है अपने पास 3.00, 3.000। इस तरह की कई वैल्यूज आपके सामने मैंने रख दी गई है। इन सब में आपको सार्थक अंक बताने हैं। तो सार्थक अंक जब बताएंगे तो संख्या 1, 2, 3, 4, 5 और 6 संख्याओं के समूह मैंने यहाँ पर लिख दिए ताकि आपको सार्थक अंक के नियम समझ में आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो संख्या दी है उसके लिए नियम क्या है। सार्थक अंक का नियम, ये पहला नियम ये कहता है कि बिना, या यूं लिखें, अशून्य संख्या में सभी अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। क्या कहलाते बेटा? सार्थक अंक कहलाते हैं। सार्थक अंक कहलाते हैं। तो दी गई संख्या में ये बिना शून्य की है, यानी इसके अंदर कोई शून्य नहीं है। तो बिना शून्य की यदि कोई संख्या है तो वो क्या होगी बेटा? सार्थक अंक। कितने सार्थक अंक है? 1, 2, 3 और 4, यानी दी गई 2962 संख्या में 4 सार्थक अंक हैं। कितने हैं? 4 सार्थक अंक है। बात समझ में आ गई होगी। सेकंड जो आपका संख्या दी गई है उसमें अपन देखते हैं कि ये शून्य युक्त है, अशून्य नहीं है। तो शून्य में यदि कोई भी शून्य, यदि दशमलव से पहले भी शून्य, दशमलव के बाद भी शून्य हो तो वह शून्य कभी सार्थक अंक में गिना नहीं जाता है। तो सेकंड नियम क्या कहता है? यदि संख्या में दशमलव से पहले शून्य व दशमलव के बाद शून्य है तो वह कभी भी सार्थक अंक में नहीं गिना जाता। इसका मतलब यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी बेटा? दी गई संख्या में 0.0632 में सार्थक अंक कितने होंगे बेटा? 3 क्या है? सार्थक अंक। बात समझ में आ गई होगी, राइट? अब ये कह रहे हैं, अगला अपने पास ये स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इन नियमों को अपनी कॉपी में, नोट्स में उतार सकें। आगे चलते हैं। अगला आपका जो संख्या दी है उस संख्या से नियम को समझते हैं। अगली संख्या क्या है बेटा आपकी? अगली संख्या है आपकी पॉइंट से पहले अंक और दशमलव के बाद शून्य। तो लिखते हैं कि यदि दशमलव से पहले अंक व दशमलव के बाद शून्य है तो वह शून्य सार्थक अंकों में गिना जाता है। सार्थक अंकों में गिना जाता है, राइट? बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल क्या है? 1.061। तो यहाँ पर सार्थक अंक कितने होंगे? 1, 2, 3 और 4 सार्थक अंक हैं। बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। अगले जो संख्या है आपका उसको रीड करते हैं कि वो क्या कह रहा है। इस संख्या के आधार पर अपन क्या करते हैं? अगला नियम बनाते हैं। संख्या के बाद दी गई है ना, तो अपन यहाँ पर इसको इस तरह से लिख सकते हैं 0.2, है ना? दशमलव से पहले शून्य
और उसके बाद अंक है तो वो शून्य तो सार्थक अंक नहीं होगा, पर दशमलव के बाद की सभी संख्याएं क्या होगी, सार्थक अंक में गिनी जाएगी। तो अगला नियम क्या कहता है बेटा, अगला नियम कहता है यदि दशमलव से पहले शून्य है तथा दशमलव के बाद अंक है तो वह शून्य सार्थक अंक में नहीं गिना जाता, अंक में नहीं गिना जाता है। ये था आपका 0.22303। इसमें सार्थक अंक कितने हैं बेटा, यहाँ पर है 1, 2, 3 और 4 सार्थक अंक है। ध्यान करेंगे कि किस प्रकार से सार्थक अंकों को अपन ज्ञात कर सकते हैं। नियमों का स्क्रीनशॉट जरूर ले ले ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। आगे चलते हैं, अगला नियम जो है आपका वो रीड करते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहे हैं यदि पहले अंक और दशमलव के बाद शून्य हो तो क्या वो सार्थक अंक में गिने जाएंगे। ऐसा कहा गया सार्थक अंकों के नियमों में कि यदि संख्या दशमलव से पहले और दशमलव के बाद शून्य हो, यदि दशमलव से पहले संख्या तथा दशमलव के बाद शून्य हो तो उस संख्या में दशमलव क्या हो सकते हैं, दशमलव सार्थक संख्या में शून्य सार्थक अंक हो भी सकते हैं और नहीं सकते हैं और नहीं, राइट। तो ये रहा अपना एग्जाम्पल, जैसे 3.00 और 3.000, यहां पर सार्थक अंक 3, यहां पर सार्थक अंक 4, लेकिन सार्थक अंक 3 जो है वो अधिक परिशुद्ध व यथार्थ है, जबकि इसकी तुलना में, क्योंकि दशमलव के बाद 2 संख्या तक ही उस मान का वैल्यू होता है, उसके बाद जो शून्य होते हैं उनकी वैल्यू कम होती चली जाती है। इसलिए कहा गया कि दशमलव के बाद 2 संख्या तक ही अपन क्या मान सकते हैं, उसके सार्थक अंक को मान सकते हैं। इसलिए अपन देखते हैं कि 3.00 जो है वो सार्थक अधिक है, किसकी तुलना में, 3.000 की तुलना में। अतः ये अत्यधिक क्या है, स्थायी मान होता है। कई बार क्वेश्चन पूछता है इन दोनों में से अधिक स्थायी कौन सा होगा, तो आप क्लियरली लिखेंगे 3.00 अधिक स्थायी होता है, क्योंकि दशमलव के बाद 2 संख्याओं तक ही मान जो होता है वो वैल्यूएबल होता है, उसके बाद उसकी वैल्यू कम होती चली जाती है, यानी वो छोटा होता चला जाता है। तो ये थे आपके सार्थक अंकों के कुछ नियम। इन नियमों को आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एग्जाम्पल से ही मैंने इनको समझाया ताकि आप अच्छे से इनको समझ सकें, अच्छे से इनको लिखेंगे, नोट्स में करेंगे। यदि कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में लिखेंगे, और उसके बाद अगला जो टॉपिक होगा अपना, जो उसमें अपन यथार्थता, परिशुद्धता को डिस्कस करेंगे, वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। कोशिश कीजिए कि जो चीजें आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करवाई जा रही हैं उनको आप अच्छे से रीड करें, घर बैठकर अच्छे से उनको पढ़ें। थैंक यू।